नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री भरत गांधी जी। श्री भरत गांधी जी एक सोशल रिफॉर्मर हैं और खुद को पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी कहते हैं बजाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के। आज हम उनसे बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। यह मुद्दा जितना महत्वपूर्ण है उतना ही अनोखा भी है। अनोखा इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में जो आर्थिक स्थिति आज है, जिसकी वजह से तमाम विसंगतियां हैं, उसका ये एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन लेकर एक विचार के तौर पर, एक आइडिया के तौर पर पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। वो आइडिया है वोटरशिप स्कीम। ये क्या है और इस स्कीम का मतलब क्या है, वो कैसे लागू होगा, इन सभी मुद्दों पर हम उनसे विस्तार से बात करेंगे। भरत गांधी जी, आपका स्वागत है चौथी दुनिया में। हम बात आगे करें, वोटरशिप स्कीम पे बात करें, तमाम मुद्दों पे बात करें, उससे पहले सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि दर्शकों को थोड़ा आप अपने बारे में बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से आप आते हैं और कैसे इस स्कीम, इस आइडिया की सोच के पीछे तक आप पहुंच पाए। मेरी बचपन से आदत रही कि मैं अपने सुख के बारे में ज़रूर सोचूं, लेकिन स्वभाव शुरू से था कि दूसरों के सुख के बारे में सोचूं। और ज़िंदगी में मैंने देखा कि कभी दूसरों का सुख और अपने सुख में चुनना हुआ तो स्वाभाविक रूप से दूसरों के सुख की तरफ मैं झुक गया। मेरे दिमाग में वोटरशिप की बात तो 1998 में आई, लेकिन इसकी शुरुआत 1992 में हो गई थी। कब? जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी था और मैं आईएएस बनना मेरा सपना था। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छोड़ दिया था और हमारे परिवार के लोग भी चाहते थे कि मैं बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं कलेक्टर बनूँ। मैं भी ऐसा चाहता था, लेकिन मेरे साथ के जो मेरे मित्र थे, सीनियर मित्र थे, वो 3-3, 4-4 बार आईएएस का इंटरव्यू देकर रिजेक्ट हो गए। फिर उनके घर में जो मातम मचा, रोना मचा, दुख तकलीफ देखा, मेरे को लगा कि मैं जिस दिन कलेक्टर बनूंगा या आईएएस की परीक्षा पास करूंगा, उस दिन मेरी वजह से कोई परिवार रोएगा। उस दिन मुझे लगा कि अब तक ऐसा महसूस होता था कि कलेक्टर बनना, आईएएस की परीक्षा पास करना बहुत काबिलियत का प्रमाण है। उस दिन लगा कि इसका एक और आयाम है कि यह हिंसा भी है, ये दूसरे की रोटी छीन के खाने का काम है। वहीं से मेरा पढ़ने में मन नहीं लगने लगा और मैंने मन में विचार किया कि अब मैं कोई ऐसा काम करूंगा कि जिससे मेरी रोजी रोटी चले, लेकिन मैं किसी दूसरे की रोजी रोटी छीनूं ना। लेकिन अब 92 से 98 तक मुझे ऐसा कोई उपाय समझ में नहीं आया। हर काम में किसी न किसी का नुकसान था। जब 1998 में किसी अखबार में मैंने पढ़ा कि व्हाइट कॉलर जॉब लोग चाहते हैं, लेकिन काम करने वालों की भारी किल्लत है। उसमें लिखा था कि मजदूरी का काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं कलेक्टर बनने के बजाय मजदूर बनने के लिए मजदूर बाजार जाने लगा और 3.5 महीने गया। वहां मुझे पता चला कि वहां भी लोग काम की किल्लत से जूझ रहे हैं जी। वहां भी काम नहीं है। 11 बजे मैं समझता था कि 11 बजे तक सब लोग मजदूर बाजार से काम करने चले जाते हैं। मैं लास्ट आदमी था वहां से हटने वाला। लेकिन मुझे 3 महीने तक ये बात पता नहीं चली कि लोग काम पर नहीं जाते, अपने घरों पर वापस चले जाते हैं। तब मुझे महसूस हुआ कि ये मशीनें दरअसल सारा काम संभाल ली हैं। पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर करने लगा और अनपढ़ लोगों का काम ट्रैक्टर, बुलडोजर, जेसीबी मशीनें। तो अब न तो पढ़े लिखे लोगों के लिए काम रहा और न अनपढ़ लोगों के लिए काम रहा। ये पूरा असर उदारीकरण के बाद का है। निश्चित रूप से ग्लोबल कंपटीशन हो गया। चूंकि मैं एक आईएएस का कैरियर के लिए तैयारी करने वाला स्टूडेंट था, तो मुझे पूरे विश्व में जो कुछ घट रहा था उससे परिचित था मैं। और मैं जानता था कि मशीनीकरण एक ग्लोबल विश्वव्यापी फेनामेना है, घटना है। इसका देश की सरकार से लेना देना नहीं है। इसलिए मैं समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। और वहीं मजदूर बाजार में दिमाग में आया कि मशीन की मेहनत से जो धन पैदा हो रहा है, सकल घरेलू उत्पाद पैदा हो रहा है, या जो नोट छप रही है, वो नोट लोगों के खाते तक बिना शर्त, बिना मेहनत के, बिना काम के, बिना परीक्षा के जानी चाहिए। अब वही योजना बाद में वोटरशिप का नाम लेकर के सामने आई। तो इसका आधार क्या था? जैसे आपने बताया कि मशीनीकरण हुआ जिससे रोजगार छीना, तो आपका ये मानना है कि
मशीन जो पैसा कमाती है उसमें जनता का भी हिस्सा है। मेरा सीधा सा कहना है, मशीन के दो रोल हैं। एक भूमिका यह है कि वो पैदावार बढ़ाती है, दूसरी भूमिका यह है कि वो किसी को बेरोजगार करती है। तो जो पैदावार बढ़ाने से जिसने पैसा कमाया और जो बेरोजगार हुआ, सरकार को बीच में पंचायत करनी चाहिए कि आप मशीन से पैसा कमाए हैं और आप बेरोजगार हुए। तो दोनों के बीच सरकार को पंचायत करनी चाहिए थी, क्षतिपूर्ति का कंपेंसेशन मैनेजमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसी को आप वोटरशिप कह रहे हैं। अब उसी को हम पहले वोटर पेंशन कहते थे। आप एक सवाल करेंगे कि तो बेरोजगारों को दिया जाए मशीन का पैसा, लेकिन बेरोजगारों को अगर देते तो ये तय करने का अधिकार कि कौन बेरोजगार है कौन नहीं है, ये शासन प्रशासन तय करता। और रिश्वतखोरी के हालत को देखते हुए जो रिश्वत देता वो बेरोजगारी का प्रमाण पत्र हासिल कर लेता, और जो गरीब बेचारा जो वाकई जरूरतमंद है जो रिश्वत ना देता उसको कुछ नहीं मिलता। जैसे बेरोजगारी भत्ता हमारे सामने एक उदाहरण है। बेरोजगारी भत्ता में करप्शन है। इसलिए हमने कहा कि यह मामला जो मशीनों की मेहनत से पैदा हुआ धन बेरोजगारों में न बटके सारे वोटरों में बटे। मैं तो यहां तक संसद के में वकालत किया कि यह टाटा बिरला को भी मिले वोटर होने के नाते। तो ये विचार जब पहली बार आया आपके दिमाग में कि वोटरशिप योजना बने और सबको पैसा मिले जी, उसके बाद इस विचार को आपने आगे कैसे बढ़ाया? देखिए वो बड़ा मुश्किल काम था। मुश्किल काम इसलिए था कि मैं कोई एमपी नहीं था, मैं एमएलए नहीं था, मैं राजनीति से बहुत दूर था। शासन प्रशासन को प्रभावित कर पाना मेरे बस के बिल्कुल बाहर की बात थी। लेकिन जब यह योजना मेरे दिमाग में आई तो सबसे पहले मैं एक गांव में गया और गांव में जाकर के सोचा कि पहले गांव वालों को बोलूं कि देखो वो रिएक्ट कैसे करते हैं। और वहां के गांव की सारी महिलाएं मेरी पूजा करने लगी। तब मैंने महसूस किया कि पब्लिक हमारी बात को पसंद करेगी। फिर मैंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी, 10 अंगुली 10 पेट के 10 सवाल। उसका नाम बड़ा अजीबोगरीब था। वो पुस्तक 4000 किताबें एक सप्ताह में बिक गई। तब मैंने महसूस किया कि मैं जो सोचता हूं उसमें पब्लिक डिमांड है। फिर चूंकि मैं एक कमर्शियल आदमी नहीं था तो पुस्तक से पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन धीरे धीरे जनता में बात फैलती गई, लोग हमारे मित्र बनते गए, सहयोगी बनते गए। ये किस हिस्से में, मतलब देश के किस? ये मेरठ में हुआ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरठ इसलिए आ गया था कि मुझे कोई न जानता हो, मुझे लिखना था। क्योंकि मैं ये देखा कि जब कोई बात होती थी, सुधार की बात मैं कहता था तो कहते थे मार्क्स ने तो नहीं कहा, कांट ने तो ऐसा नहीं कहा, महात्मा गांधी जी ने तो ऐसा नहीं कहा, अंबेडकर बाबा ने तो ऐसा नहीं कहा। तो मैं देखता था कि लोग दार्शनिकों को रिफर करते थे। तो जब तक उन दार्शनिकों के बराबर की पुस्तकें हमारी न हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते थे। मेरी कोई सुनता नहीं। तो मैंने लगभग कई साल तक बंद कमरे में किताबें लिखी, यहां तक शमशान पर मर्दे में 2.5 साल मुर्दे जलाए, महज इसलिए कि मेरे से किसी का संपर्क न हो। 2.5 साल में शमशान पर जाता रहा और दिन में लिखता था, रात में लिखता था, दिन में शमशान घाट पर रहा करता था। तो 2.5 साल 3 साल मैंने लिखने का काम किया। इसके बाद मेरी गोपनीयता भंग हो गई। एक बार मैंने अनशन कर दिया था, गरीबी के कारण एक परिवार मर गया था। तो वहाँ से मेरा अनशन गोपनीयता भंग हुई और तब से हमारी जो जमात है, हमारे समर्थकों, हमारे मित्रों और समाज के शुभचिंतकों को उन्हें लगा कि एक नया रास्ता मिल गया। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मशीन खतरनाक है। आपने पुस्तकें लिख ली, अपने विचार को एक शक्ल दिया पुस्तक के तौर पे जी। उसके बाद आपने इसको कहाँ पहुँचाने की कोशिश की जनता के बाद? देखिए, पहले तो मेरठ में ही स्वाभाविक था, ये काम मेरठ में था। मैं तो मेरठ के लोग पहले जाने, मेरठ में जन आंदोलन शुरू हो गए, एक एक कार्यक्रम 10-10 हज़ार लोग आने लगे। लेकिन फिर कुछ लोग मुझे बिहार ले गए, बिहार में चंपारण ले गए। तो वहाँ के 17-18 जिलों में मेरी सभाएं हुई, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, बड़ा जन समर्थन बिहार मिला। तो चंपारण की एक सभा में एक किसान आदमी जिसकी बनियान पहन के आया था, उसको 200 होल थे उसके बनियान, वो खड़ा हुआ, उसने कहा गांधी जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम कहे भाई जरूर पूछो। उसने कहा कि आप मेरे जैसे किसान मजदूर से कहते हो कि वोटरशिप के लिए कानून बने और मशीनों का मेहनत का पैसा वोटरों में बांटा जाए, तो हमारे जैसे गरीब आदमी क्या करेंगे? आप दिल्ली में रहते हैं, मेरठ के पास, तो आप संसद के लोगों को समझाते, अगर पार्लियामेंट के लोगों को समझाते, वो ना मानते, तब आप मेरे पास आते, बताते कि भाई नहीं माने, तब जनता कुछ करती।
तो इसके बाद आप गए वहाँ? मेरे को लगा कि वो चंपारण का जो आदमी था वो समझदार था, भले ही अनपढ़ था, उसके विजडम में कमी नहीं थी। मैंने तय किया कि अब मैं जनता में अपना समय देने के बजाय संसद में दूंगा, और मैं भारत की संसद में आया। और दिल्ली में मुझे कुछ लोगों ने शरण दिया कि आप मेरे घर को, मेरे दफ्तर को, मेरी गाड़ी, मेरा मोटर, मेरा ड्राइवर, सब कुछ मुझे दे दी कि आप पहली बार किस पॉलिटिकल लीडर से आप मिले हैं? देखिए, ये गजब की बात है कि मैं सबसे पहले एक मुस्लिम सांसद थे जो मिनिस्टर थे, विदेश राज्य मंत्री थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, केरला के थे, ई अहमद ई अहमद से हम सब